Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh. So today's topic is watershed management. इसके पहले हम environmental science की series में देख रहे हैं. इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. तो ये रेन वाटरशेड मैनेजमेंट दूसरा टॉपिक है. इसके बाद वाला टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं जल छाजन प्रबंधन. जल छाजन हमने देखा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं हम, और उसकी द प्रोसेस बाय विच वी कलेक्ट द रेन वाटर. जो बरसात का पानी बहता है वो या तो सरफेस पे बह जाता है या रूफ टॉप से बहता है. किसी भी तरीके से उस पानी को हम कलेक्ट करें और उसको कलेक्ट करके उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखें, वो हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वो जो पानी आपने कलेक्ट किया है, हमने स्टोर किया है डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट एरियाज में, उस पानी को अ, इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो पानी उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एरिया में, जो कैचमेंट एरिया है, जो छोटे से लेकर के जहाँ आप खड़े हैं वहां से कैचमेंट शुरू होता है. हमने पहले भी देखा है कि जहाँ से खड़े हैं वहां से भी कैचमेंट शुरू होता है. हमारी जो बिल्डिंग है उससे जो पानी गिर रहा है वो उस बिल्डिंग का कैचमेंट एरिया हो गया. वो जहाँ तक जा रहा है और जिस आउटलेट से मिल रहा है, इस तरह से वाटरशेड. तो ये जो एरिया है जहाँ पर पानी एक पर्टिकुलर एरिया में गिरा और वो एक आउटलेट तक पहुंचा या जहाँ से वो उस एरिया से बाहर निकलेगा, वो उस एरिया का वाटरशेड हो गया. वाटरशेड पहले हम देखें. उस वाटर इस तरह के वाटरशेड छोटे छोटे छोटे, आप जहाँ खड़े हैं वहां पे जो आपका बाथरूम है, वहां से जो आउटलेट है वो आपके उस बाथरूम का वाटरशेड हो गया. फिर डिफरेंट एरियाज से हमारे घर में जो पानी कलेक्ट होकर के एक मेन ड्रेनेज से बाहर निकल रहा है, तो वो हमारे घर का वाटरशेड हो गया. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटरशेड वो एरिया है जहाँ से पानी को हम कलेक्ट करते हैं. और तो नेचुरली रेन वाटर शेड होगा वो एरिया जहाँ बरसात का पानी जब आया, चाहे वो रन आउट से आया हो चाहे वो रूफ टॉप से आया हो, उसको कलेक्ट करना है. ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये पानी हम कलेक्ट करें डिफरेंट एरियाज से, और ये यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है. हर जगह से पानी, ये छोटे छोटे एरियाज ऊपर से नीचे तक ये छोटे छोटे वाटरशेड्स हैं. एक एरिया का पानी जहाँ पर जा रहा है यहाँ आकर के यहाँ ट्रिब्यूटरी में खुल रहा है, यहाँ आउटलेट में खुल रहा है, यहाँ आउटलेट में खुल रहा है. तो ये डिफरेंट वाटरशेड्स हो गए. और ये जिनको हम सब वाटरशेड्स कहते हैं, ये सब वाटरशेड्स मिल करके बनाएंगे बड़ा वाटरशेड. ये एक वाटरशेड हो गया. इसी तरह के वाटरशेड्स मिलकर के बेसिन बनाते हैं. और ये बेसिन काफी बड़े बड़े हो सकते हैं. तो वाटरशेड का कैचमेंट एरिया, एक एक सब वाटरशेड का कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी आ रहा है और वो वहाँ के आउटलेट पे जा रहा है. इस पूरे वाटरशेड का कैचमेंट हो गया ये रिवर, जो जाकर के खुलेगा, मिलेगा ओशन से. तो ये है वाटरशेड. वाटरशेड को अगर हम डिफाइन करें तो वाटरशेड इज अ बेसिक हाइड्रोलॉजिकल, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट भी इसको हम कह सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज delineated एरिया. जो इस तरह की लाइनिंग से आप लिनिएशन, मतलब लाइनिंग्स कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ से प्रेसिपिटेशन से पानी आ रहा है, रेनफॉल आ रहा है, ये चाहे स्लोप से आए चाहे रन ऑफ पे जाए. अब ये इस तरह से बट रहा है छोटे छोटे एरियाज में, प्रेसिपिटेशन से पानी आ रहा है. फिर ये छोटे छोटे एरियाज मिलकर के इस तरह एक डेंड्राइट सिस्टम, यहाँ ये जो एक मेन आउटलेट हो गया एक वाटरशेड का में, ये अगर हम देखें तो ये जो इस तरह जो इनके जो ब्रांचेस हैं उनको हम कहेंगे कॉन्फ्लुएंस या और ये ब्रांचेस मिलकर के बनाते हैं ड्रेनेज चैनल्स. दीज आर द ड्रेनेज चैनल्स. दिस इज द कॉन्फ्लुएंस. देन दिस इज द वाटरशेड. ये पूरा एक वाटरशेड हो गया. तो ये इस तरह से एक वाटरशेड का ये
डेंड्रिटिक फॉर्म्स में वाटरशेड, बहुत सारे छोटे छोटे वाटर चैनल्स मिल करके एक बड़ा चैनल बना है, फिर ये बड़े चैनल से मिला, फिर ये उससे बड़े चैनल से मिला, और ये एक वाटरशेड है जिसका एक कॉमन आउटलेट, एक माउथ होगा और एक कॉमन आउटलेट होगा। सो ये दिस इज, इसको हम देख सकते हैं एक डेंड्रिटिक वाटरशेड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द कन्फ्लुएंस, जहाँ से एक एक ब्रांच कन्फ्लुएंस हो गया। ये ट्रिब्यूटरीज हो गए जो जा करके रिवर, जो मेन सोर्स है ये रिवर है, इससे जो इसमें जो जाके मिलेंगे, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। देन here is the mouth, this is the mouth or the opening, and the this is the source। ये छोटे छोटे सोर्सेज हैं जहाँ से पानी आकर के यहाँ से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सोर्सेज से पानी आकर के कन्फ्लुएंस में मिलते हैं, कन्फ्लुएंस मिलकर ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, ट्रिब्यूटरीज मिल करके मेन माउथ या आउटलेट पे जाते हैं, और यहाँ से पानी फिर बड़े सोर्स में जाएगा, बेसिन हो या बड़ा ओशियन हो, रिवर्स हो या ओशियन हो। So this is the a watershed. The term watershed, catchment and basins are usually used interchangeably. Complex of biological and physical component. Watershed, a watershed is a complex of biological and physiological components. तो एक watershed में soil आ गया, land forms आ गए, ये जितना जहाँ पे पानी गिर रहा है ये सारे सॉइल हैं। सॉइल किन किन एरियाज में है, कितने तरह के लैंड्स हैं, वाटर है जो पानी आ रहा है, वेजिटेशन है, यहाँ पे जितने प्लांट्स एंड जितने तरह के वेजिटेशन है, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स जो भी हैं, ये लैंड किन किन पर्पसेस में यूज हो रहा है। ग्राउंड वाटर, अब यहाँ से पानी ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जो पानी ट्रिब्यूटरी से मेन आउटलेट तक नहीं पहुंचा वो ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो ये इतने सारे कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वाटरशेड: सॉइल, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, लैंड यूजेस, ग्राउंड वाटर। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हो गया वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड हो गया एक वो एरिया जहाँ से पानी आ रहा है और जैसे जैसे जहाँ जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। और वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया जो पानी हमने हार्वेस्टिंग से जमा किया या नहीं किया, तो वो कैसे मैनेज हो रहा है। जो पानी आ रहा है उसे हम स्टोर कर रहे हैं, अगर नहीं स्टोर कर रहे हैं तो बर्बाद हो रहा है। तो मैनेजमेंट यही है कि हम उसे स्टोर करें, और इस तरह स्टोर करें कि उस एक एरिया का जो एक पर्टिकुलर वाटरशेड, एक आपकी एक सोसाइटी हो सकती है, आपका घर से शुरू हो सकता है वाटरशेड, हर जगह छोट जहां हम खड़े हैं वहां से लेके पूरा ग्लोबल वाटरशेड हो सकता है। तो वहां जो पानी है उसको किस तरह से हम मैनेज करें कि उस मैनेज पानी से हम अपने खेती को सुधारें, खेती और एग्रीकल्चर को सुधारेंगे, फिश कल्चर वगैरह सब रिलेटेड चीजें हो गई हैं। तो उससे हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, इकोनॉमी सुधरेगी तो सोसाइटी का कंडीशन सुधरेगा, सोसाइटी में एम्पावरमेंट बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, सब सारे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से ये एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो पानी के टर्म में पानी जो आता है, उस पानी से वो पूरा एरिया को हम जब मैनेज करते हैं तो उसे कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। आज हम यही देखने जा रहे हैं वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे मीनिंग ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, main components of watershed management, steps of watershed management, different programs and different types of integrated programs and varied programs भी हम देखेंगे। और उसके बाद watershed practices, and एक लास्ट में हम देखेंगे what is next। इसमें और भी बहुत सारे चीजें आएंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ वाटरशेड कंपोनेंट्स भी मैंने वाटर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स आप इसको कह सकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स भी हम देखेंगे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस देखेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स देखेंगे, और अंत में वे ऑफ आगे क्या, जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसके बाद और क्या कर सकते हैं कि पानी को मैनेज करके एक पर्टिकुलर एरिया का उस पानी से संबंधित उस पूरे एरिया को
कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कैसे कराएं, डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को कैसे ज्वाइन करें, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, रेवेन्यू, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी हो गया, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है watershed management. So, to study with watershed introduced in 1920. The term watershed was introduced in 1920 and was used for parting boundaries. The boundaries बनाए गए different areas में, these are all imaginary lines. एक particular area का parting water, पानी वहाँ कहाँ से, एक सोर्स जो पानी बरसात का आ रहा है वो पर्टिकुलर एरिया में कहाँ कहाँ से बहता हुआ जाता है, मेन वहाँ के आउटलेट से मिलता है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया बड़ा वाटरशेड। इसके ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ से जो मिल करके आउटलेट से निकल रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं ट्रिब्यूटरीज को, तो ये इस तरह से ये सब वाटरशेड्स हो गए। सब छोटे छोटे जो वाटरशेड्स हैं, सब वाटरशेड्स मिल करके एक बड़ा वाटरशेड बना रहे हैं, उससे फिर एक और बड़ा वाटरशेड बन रहा है। तो इस तरह से एक रिवर में, एक बड़े रिवर में, जैसे आप एक कहिए ये, अब एक वाटरशेड में पानी जहाँ आ रहा है ये इस वाटरशेड का कैचमेंट एरिया हो गया। कैच इस पूरे बेसिन को अगर हम, सब वाटरशेड्स हो गए, ये एक सिंगल वाटरशेड है। इस तरह के वाटरशेड्स मिल करके, सब वाटरशेड्स मिल करके बड़ा वाटरशेड बनाएंगे। फिर कई एक वाटरशेड मिल करके और बड़ा बेसिन बनाएंगे। तो ये इस तरह से watershed, catchment और basins interrelated terms हैं। As we have already seen, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इस तरह के watersheds मिलकर के बेसिन्स बनाएंगे, एंड ऑल दीज टुगेदर कैसे उस एरिया के पानी को मैनेज करके अपने डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम यूज करें, वो हो जाएगा वाटरशेड मैनेजमेंट। अब दीज लाइंस यू कैन टेक, इसको आप अपने इसको थोड़ा बड़ा कर लें हम लोग ताकि आपको ज्यादा पढ़ने में आ सके। इसके पहले कंप्लेन आया है कि आप ठीक से पढ़ नहीं पा रही हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। देन वाटरशेड मैनेजमेंट के पर्पसेस में इन्वॉल्व इन इंटरडिसिप्लिनरी इंडेवर, ये भी हम लोगों ने देखा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी इवेंट में आ जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। So this is it is an interdisciplinary area working collaboratively to study not only the storage and movement of water, but all the interrelated systems that are dependent on water and that together develop a society. उस water related area में society से किस तरह related हैं, वो पूरा मैनेजमेंट कहा जाता है watershed management. So who are involved in watershed management? क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो गया, कंपोनेंट्स जिसको आप कहेंगे, लैंड ओनर्स, लैंड यूज एजेंसी, जो भी जमीन जिनका है वो उस लैंड को जो यूज कर रहे हैं वो सारे, स्टॉर्म वाटर जो पानी बह के आ रहा है, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, अब उस पानी को मैनेज कैसे किया जा सके, ये हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में देखा है कि डिफरेंट तरीकों से रिचार्ज पिट्स एंड ट्रेंचेस एंड डिफरेंट तरीके से ग्राउंड वाटर को कैसे हम जमा करते हैं और रूफ टॉप वाटर को कैसे जमा करते हैं, ये वो सारे आगे वाटरशेड मैनेजमेंट में। एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, कैसे इन्वायरमेंटल इसमें एनवायरमेंटलिस्ट भी आ जाएंगे इस वाटरशेड मैनेजमेंट एरिया में, जो एनवायरमेंट को किस तरह ये पानी से अफेक्ट कर रहा है और एनवायरमेंट को कैसे सुधारा जाए उस वाटरशेड में, वो एनवायरमेंटलिस्ट का काम हो गया। वाटर यूज सर्वेयर्स एंड कम्युनिटीज ऑल प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन वाटरशेड मैनेजमेंट। Now, watershed management deals with overall improvement in watershed and all land is covered. Attention is paid to agriculture and forest management and production. Forage production, forage का मतलब हो गया चारा। जब जिस एरिया में हम रह रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो वहां पे जितने जीव जंतु बाटिक एबाटिक जितने फैक्टर्स हैं, तो मेनली
जो बायोटिक फैक्टर्स है उनका डेवलपमेंट सारी चीजों को करके कैसे वो एरिया को डेवलप किया जाए, वो हो गया वाटरशेड मैनेजमेंट। तो फॉरेज प्रोडक्शन, पास्चर मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड के ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाएंगे, गोल्स फिक्स किए जाएंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट इज अ मीन और अ टूल टू टू अचीव द 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं गोल्स। उन गोल्स को अचीव हम कैसे कर सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के यूज से? सॉइल कंजर्वेशन, लैंड मैनेजमेंट, ग्राउंड सरफेस वाटर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ये सब मिला करके वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। इसके और डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स, टाइम मैनेज करिए, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाएं, और स्टैंडर्डाइज वर्क प्रोसेस, टेंटेटिव रोड मैप बनाना होगा, वर्क शेड्यूलिंग करनी होगी, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करना होगा, और तब वाटरशेड मैनेजमेंट का पर्पस हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं? इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं साइज के बेसिस पर, ड्रेनेज के बेसिस पर। ड्रेनेज हो गया, पानी कहाँ से निकल रहा है, उसको ड्रेनेज सिस्टम, एक फुल चैप्टर अलग से हो जाएगा। हम अभी इतना ही समझेंगे कि ये जैसे पानी यहाँ से आ रहा है, रेन वाटर छोटे छोटे स्टॉर्म्स में गए या रूफ टॉप से गए, अब ये जहाँ कलेक्ट हो गए, ये एक ड्रेनेज हो गया। इस तरह के डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम्स मिल करके ट्रिब्यूटरीज बनाएंगे, ट्रिब्यूटरीज मिल करके आउटलेट बनाएंगे। ये हो गया एक वाटरशेड। ये फैन के शेप का हो सकता है, फर्न के शेप का हो सकता है। तो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेज में वाटरशेड मैनेजमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया साइज पर। मैक्रो वाटरशेड बहुत बड़ा होता है, 50,000 हेक्टेयर से बड़ा जो है वो है मैक्रो वाटरशेड। सब वाटरशेड 10,000 टू 50,000 हेक्टेयर के एरिया में जो वाटरशेड मैनेज किया जा रहा है वो हो गया सब वाटरशेड। देन मिली वाटरशेड उससे छोटा हो गया, 1,000 टू 10,000 हेक्टेयर। माइक्रो 100 टू 1,000 हेक्टेयर। एंड मिनी वाटरशेड 10 टू 100 हेक्टेयर। तो ये हो गए different types of watershed management based on size. Large, as the name says, they have well-developed channel network and thus channel storage is dominant. Large watershed में channel storage बहुत ज्यादा होंगे, इस तरह के कई एक watershed आएंगे और ये बड़ा बड़ा एक watershed बनाएंगे। फिर small watersheds, they have dominant land phase and overland flow, relatively less complex channel phases. As the name से नाम से ही पता चल रहा है कि अब ये एक स्मॉल वाटरशेड हो गया, और इस तरह के स्मॉल मिला करके, सब वाटरशेड्स मिला करके लार्ज वाटरशेड हो गया। देन now again it can be divided into different forms, like the it is in form of different shapes also. Watershed can be studied in form of different shapes also. That is fan shaped, fern shaped. Fern shaped हो गया elongated, जैसे फर्न बायोलॉजी जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ी है, फर्न होता है, इसके ऊपर की तरफ पतला होता है, एलोंगेटेड शेप का होता है, यहाँ पर बहुत, यहाँ से पानी स्लोप होता है, कई जगहों से पानी आ रहा है, ये एक एक छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज बनाएंगे डिफरेंट एरियाज से, और एक मेन आउटलेट होगा। तो दिस इज फर्न शेप। देन कम्स द फैन शेप। ये दिस इज द एक्सपैंडेड शेप। अगेन वी हैव सीन, इसके पहले हमने देखा शायद फर्न शेप एंड, so this is the fan shape and this is the fern shaped watershed. फर्न और फैन, ये सब डिफरेंसेस तो आप जरूर इमेजिन कर सकते हैं। so what is fan, what is so this is the fern shaped watershed, this is fan shaped watershed. Likewise, it may be circular, it may be elongated, it may be compact, and it may be calculated as compact coefficient. So these are the different ways or different types of
वाटरशेड मैनेजमेंट। इसको हटा दें ताकि आपको अपना नोट्स लेने में सुविधा हो, जब आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स ले सकते हैं। सो नाउ these are the different types, जिसमें ये शेप के बेसिस पे हो गया, ये साइज के बेसिस पे हो गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज किस तरह का निकल रहा है, दिस इज द फैन शेप्ड वाटरशेड। दिस इज द टाइप ऑफ फैन के शेप का है, ये फोन के शेप का है। डेंड्रिटिक स्टेज में ये इलोंगेटेड वाटरशेड है। नाउ लैंड यूज के बेसिस पर, यस वाटरशेड ड्रेनेज के बेसिस पर, watersheds that drain to the ocean or rivers are known as open drainage. This is the open drainage basin. ये बिल सीधा सी में पहुंच रहा है, तो दिस इज द ओपन शेप्ड ओपन watershed। और ये छोटे छोटे बेसिन्स हैं that do not drain into ocean river are known as closed or terminal drainage। ये बंद दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है, ये छोटे छोटे माउथ हैं। ये इस तरह का सिस्टम watershed मैनेजमेंट इज closed type। Then cistern basin is a specific type recorded in Afghanistan. Endoric basin occupying most of the new Afghanistan। देन लैंड यूज के बेसिस पर कितने तरह के वाटरशेड हो सकते हैं, किस तरह का आप लैंड यूज किए जा रहे हैं पर्टिकुलर वाटरशेड में। इट में बी अर्बन वाटरशेड, अर्बन मतलब शहरी हो गया, एग्रीकल्चरल खेती करने लायक, फॉरेस्ट वाटरशेड जंगल के वाटरशेड हो गए, माउंटेनियस जो पहाड़ों से उतर रहे हैं, पहाड़ों का पहाड़ी एरियाज में, वो वहां पर भी डिफरेंट एरियाज में बांट करके हमने देखा है किस तरह से कंटूर बंड्स बनाते हैं, किस तरह से डिफरेंट एरियाज बनाते हैं। डेजर्ट वाटरशेड्स में हमने देखा जोहर्ड्स, जबांग्स, देन जिंग टैंक्स, ये सब बना करके। कोस्टल वाटरशेड्स, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किस तरह से वाटरशेड्स वो पानी जमा करते हैं वो हमने देख लिया है। उस जमा पानी को डिफरेंट एरियाज में कैसे यूज करते हैं वो वाटरशेड मैनेजमेंट में आ जाएगा। वेटलैंड मार्श वाटरशेड्स, जो गीली जगह हैं, दलदल वाली जगह हैं। तो इस तरह से ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ watersheds on the different basis। Then comes the objectives of watershed। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड का मतलब हुआ, अब वाटरशेड को में क्या क्या मुख्य चीजें हैं जिनका जिनको आपको अब अंडर कंसिडरेशन लेना होगा जब वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में हम देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का। प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, पोल्यूशन कंट्रोल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड। उस पर्टिकुलर एरिया का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहाँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। हमारे आज के जो प्रदूषण की वजह, वातावरण की असंतुलन की वजह सबसे ज्यादा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम हर रिसोर्स का, चाहे वो बायोटिक हो, चाहे वो एबायोटिक हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो, सबका ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत कॉमन हो गया, उसको कंट्रोल करना होगा। वाटर स्टोरेज, फूड कंट्रोल, चेकिंग सेडिमेंटेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, इरोशन कंट्रोल। वाटर शेड मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला व्यू है कि जो पानी के बह करके मिट्टी को भी बहा ले जाता है, सॉइल इरोशन की वजह बनता है, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को बुरी तरह इफेक्ट करता है। तो इरोशन कंट्रोल कीजिए, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। हम इस तरह का अगर एग्रीकल्चर बढ़ाते हैं आप, एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ता है, फूड प्रोडक्शन बढ़ता है, तो वहाँ पे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर प्रोवाइड रेगुलर वाटर सप्लाई। जब नहीं बारिश हो रही है उस समय ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके रखें, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग से जब बारिश नहीं हो रही है उस दौरान भी कोई भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्टेड नहीं हो। देन रिक्रिएशनल फैसिलिटी, एक समाज को अच्छे से ग्रो करने के लिए, बैलेंस ग्रो करने के लिए रिक्रिएशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सोसाइटी में अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से उस सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। जब कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड हमने पहले देखा है, अब उन कंपोनेंट्स को ही लेकर के
जो वाटरशेड मैनेजमेंट हमने देखा कि एक प्रोग्राम है, वाटरशेड एक एरिया का, उसको इंक्लूड करके कैसे उस एरिया को डेवलप करेंगे, वो हो गया कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। सॉइल वाटर कंजर्वेशन करिए, प्लांटेशन करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, ऐसी खेती और सिंचाई से रिलेटेड प्रोसेसेस को डेवलप किया जाए ताकि खेती ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरे। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, अगर गांव में आपका फॉरेस्टेशन अच्छा है, लैंड मैनेजमेंट अच्छा है, तो वहां पे पेट्स जानवर जो कैटल्स को आप डेवलप करेंगे, उन कैटल से भी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, कैटल्स को डेवलप कीजिए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शंस कम कर सकते हैं। और भी लाइफ स्टॉक के हेल्प से काफी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी डेवलप किया जा सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर किया जा सकता है, पानी जमा करके हम हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन पानी को, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ा करके एनर्जी को यूज कम करके एनर्जी को बचा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। दैट इज अगेन, दिस इज द रिपीटिशन: soil water conservation, water harvesting, water management, alternate land use system. तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में मेजर, मीडियम एंड माइनर, ये हम लोग पहले भी साइज वाइज देख चुके हैं। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, ये आप अपने डायग्राम्स के लिए ले सकते हैं, अपने नोट्स के लिए। Now, steps in watershed management. 7 important steps होते हैं. These are the 7 steps. Establish a designated team. अब ये 7 steps को अलग अलग फिर से यहाँ पे steps में 5 steps में बांटा गया। पहले हम यही देख लें, रिकॉग्निशन फेज। पहले हम पहचाने, एरिया डिसाइड करें कि किस एरिया को रिकॉग्नाइज करें, कहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, वहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ कहाँ से आउटलेट्स हैं, मेन आउटलेट कहाँ है, और उस पानी को से रिलेटेड उस पर्टिकुलर एरिया को कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले साइट पहचाने, फिर रिस्टोरेशन फेज, वहां पे सारे रिस्टोरेशन कंडीशंस करें। इसमें 2 मेन स्टेप्स हैं: सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, उस एरिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो पहचाने, एंड एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। सो दिस इज हो गया। देन प्रोटेक्शन फेज, जो आप रिस्टोर किए हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए। ये नहीं कि बस आज कर लिया कल वो खत्म हो जाता है। यही सबसे बड़ा लूप होल है या लैकिंग पॉइंट है कि हम एक बार रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर उसके मेंटेनेंस पे, उसके प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ना सिर्फ उसका प्रोटेक्शन करें, लास्ट फेज इज इम्प्रूवमेंट फेज। तो दीज आर द 5 फेजेस। अगर इसको हम और थोड़ा एलाबोरेट करें तो ये 7 स्टेज में हो सकता है। स्टैब्लिश अ डेजिग्नेटेड टीम, दैट इज द रिकॉग्निशन फेज। डेवलप वाटर फ्लो डायग्राम्स, वाटर फ्लो डायग्राम्स को बना करके देखें। अब ये सारे इमेजिनेशन है, बट पेपर वर्क आप साथ साथ करके फिर प्लान कर सकते हैं कैसे डेवलप करें। आइडेंटिफाई एरियाज, इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स, डिटरमाइन द पेशेंट पॉपुलेशंस। हमेशा कम्युनिटी, एक एरिया को डेवलप करने का मतलब वहाँ की कम्युनिटी को डेवलप करना हुआ। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट द रिस्क। स्ट्रैटेजीज आपको डेवलप करने होंगे कि वहाँ पे जो रिस्क हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट्स जो होने के साथ क्या क्या उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। डेवलपमेंट होने के बाद फिर मिटिगेशन कैसे करेंगे, जो रिस्क दिखाई दे रहे हैं उनको कैसे ओवरकम करेंगे। देन स्टैब्लिश प्रोग्राम टू मॉनिटर स्ट्रेटजीज, डिटरमाइन रिस्पॉन्स एक्शंस, रिव्यू प्रोग्राम पीरियडिकली टू confirm effectiveness. These are the 7 steps to create a watershed management program. ये आप 7 स्टेप में भी देख सकते हैं, and in these 5 stages also we can say. Now, again, these 5 stages can be divided in another way. It is a cyclic approach. पहले डाटा कलेक्शन, फर्स्ट इज द प्लानिंग, देन डाटा कलेक्शन। कोई भी काम अगर आपको एक कम्युनिटी की बेटर डेवलपमेंट करनी है तो सर्वेइंग से शुरू कीजिए, उस प्लानिंग करिए कैसे वहां पर वाटरशेड मैनेजमेंट
करना है, वहाँ का डाटा कलेक्शन, वहाँ का लाइफ स्टॉक, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ का फॉरेस्ट, वहाँ के लैंड, वहाँ का वाटर फॉलिंग डाउन, सब कुछ का डाटा कलेक्ट कीजिए. देन असेसमेंट एंड टारगेटिंग, strategy development and implementation. This will be implementation. So this is a cyclic program of or the cyclic steps of the approach to watershed management. Then comes the watershed resources or development of the plan. This slide we can see afterwards. इसमें हम जब हम डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज देख लेंगे, वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड अंडर सॉइल हार्वेस्टिंग, वाटर रिसोर्स, या हम अभी देखते ही चले. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. वी विल कम अगेन ऑन दिस स्लाइड, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज terms mentioned, I have noted a number of points जिसको हम सबसे लास्ट में बताना चाहेंगे. So this slide let us consider in the last. सबसे लास्ट में इस स्लाइड को हम देखेंगे. हम 12 नंबर पे थे. ये हम लोग नाउ द आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. ये जो स्लाइड है, ये सिर्फ आपको रटने के लिए, किस एरिया में कौन कौन से प्रोग्राम किस किस ईयर में है, ये आपके, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए. ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1771. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू रिस्टोरेशन. सो एक एक को पढ़ते जा रहे हैं तो बहुत टाइम हो रहा है. यू कैन गो थ्रू. ये फर्स्ट हो गया ड्रॉट डेवलपमेंट, डेजर्ट डेवलपमेंट, देन नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट, देन कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये सब का एरिया एंड ऑब्जेक्टिव, ईयर एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिया हुआ है. एंड ईच एंड एवरी line is important for your objective questions. Then watershed management practices, क्या क्या आपको करना चाहिए, ये अभी हम देखते आ रहे हैं. उसको जस्ट पॉइंटिंग कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ पर्पस एंड इन टर्म्स ऑफ मेथड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट. पर क्या पहले आप उद्देश्य डिसाइड कीजिए कि जहाँ का वाटरशेड मैनेजमेंट आप करने जा रहे हैं, वहाँ आप क्या क्या हासिल करना चाहेंगे. जहाँ पे आप करने जा रहे हैं वहाँ पे उद्देश्य आप क्या क्या बना रहे हैं. इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन सबसे पहला होना चाहिए. इनफिल्ट्रेशन बढ़ाया जाए, नीचे की तरफ पानी का जितना ज्यादा इनफिल्ट्रेशन हो सके उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और उससे नॉन रेनी सीजन में वो एरिया का डेवलपमेंट बरकरार रखा जाएगा. टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सिर्फ ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज नहीं करें. ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अलावा भी बहुत सारा पानी बह जाता है जो सॉइल इरोशन भी करता है और बर्बाद भी होता है. तो उनको होल्ड करके रखने के लिए उस एरिया में क्या क्या फिजिबल प्रैक्टिसेस हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम देख चुके हैं कि किस किस एरिया में किस किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग करके वाटर को होल्ड करके रखा जा सकता है. टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ये हम बार बार देख रहे हैं, सॉइल का इरोशन बहुत जरूरी है. सॉइल का इरोशन सॉइल की क्वालिटी पे, सॉइल को पकड़ के रखने से ही उस एरिया का इरिगेशन डिपेंड करता है. और इरिगेशन का मतलब, खेती का मतलब, इंडिया में अभी भी 80% डेवलपमेंट डिपेंड करता है खेती पर, ग्रामों पर, क्योंकि 70-80% अभी भी गांव है. उनका डेवलपमेंट होगा तभी बाकी के जो 20% शहरी इलाके हैं उनका डेवलपमेंट होगा. मेथड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स, क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. वेजिटेटिव मेथड्स, एग्रोनॉमिकल मेजर्स, खेती से रिलेटेड हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग, पास्चर क्रॉपिंग, ग्रासलैंड फार्मिंग, वुडलैंड्स, इंजीनियरिंग मेजर्स में कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, ये सारा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में देखे हैं. और इसके अलावा ये एक एक पॉइंट पे, ये सारे जो एक एक पॉइंट हैं, इनके बाद चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्शंस, गली बंडिंग हमने देखा था, गली प्लगिंग, रॉक डैम्स, परमानेंट ग्रास एंड वेजिटेशन, प्रोवाइडिंग वेजिटेटिव एंड स्टोन बैरियर्स. इस तरह के वेजिटेटिव बैरियर्स लगाएं कि वो एरिया आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें. दीज आर द मेथड्स ऑफ बाय ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, जिससे कि रेन वाटर, पहले ये हमने देखा था कंटूर बंडिंग एंड ऑल. दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिससे वाटरशेड को डेवलप कीजिए, वाटर कलेक्शन कीजिए. नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये आपका हर एक हेडिंग
आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। फुल क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, आई एम जस्ट गोइंग ऑन रीडिंग जो हम कर चुके, इसी का बिल्कुल जो समरी है, दैट इज द प्रिंसिपल। नेचुरल सिस्टम वी कैन वर्क विथ, a system defined is again it is coming from the definitions. Watershed can be regarded as complete system. Entities define the system may include products or outputs leaving the system, inputs coming to the system and interaction, pluses and minuses. उस पर्टिकुलर एरिया में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में क्या उनका प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, ये देखिए। देन पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ये हम बार बार देख रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहेगा तभी वाटरशेड मैनेजमेंट का पर्पस हम हासिल कर पाएंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस, हमने अभी देखा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉलोइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। देन इट मस्ट बी जेंडर सेंसिटिव, वुमेन एम्पावरमेंट पे को इंक्लूड होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, HG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, SHG ग्रुप, SHGs बना करके वाटरशेड मैनेजमेंट एक एक एरिया का काम करता है। इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं और उनके हिसाब से वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम करें। एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट टू द एंटायर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को के डेवलपमेंट के लिए काम करें। Then watershed management shall focus on local experience, strength and weakness. As usual, ये हम देख के ही आ रहे हैं कि अब watershed management, watershed एक particular एरिया का बनना चाहिए और उस एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो, लिविंग कंडीशंस हो, रिचुअल्स, कस्टम्स, रिक्रिएशन, सब कुछ मिला करके पंचायत बनाया जाए, छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाई जाए, बुक्स स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने। तो ये टोटल उस एरिया में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, पहचान करके हम काम करें। वाटरशेड मैनेजमेंट मस्ट बी रियलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, प्रोडक्टिव एंड मैनेजेबल। the watershed management must be flexible at different level. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी जरूर हो, चेंज किया जा सके। आज किस चीज की जरूरत है, आज पानी बहुत हो रहा है तो आज ज्यादा पानी वाले फसल उपजाया जाए, पानी के स्टोरेज के सिस्टम्स को बढ़ाया जाए, उनको ज्यादा, उनके रख रखाव पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब पानी कंट्रोल हो जाए, जब पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो जो पानी है उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाए सोसाइटी का। सो दैट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, must be cost sharing and empowerment ownership building. So these languages आप दीजिए, हर पॉइंट पे हम लोग इतना करें तो बढ़ता चला जाएगा। must be complementary to food security and rural development mainstreams. एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, डिफरेंट तरह के वो अजम्पशंस हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, वो सबको दूर करें। फ्लेक्सिबल अप्रोच इज ऑलवेज नीडेड। वाटरशेड मैनेजमेंट शॉल सपोर्ट पार्टनरशिप यूजिंग साउंड साइंस, टेकिंग वेल प्लान्ड एक्शन and achieving results. So these are the main principles of watershed development. Then comes the integrated remote sensing and GIS, Geographic Informant System applications for sustainable watershed management. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, watershed management is a great key और एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। और उसके लिए किस तरह से हाईली ह्यूमन एंड फिजिकल सिस्टम को मिला करके एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड देम एंड मॉडल फ्यूचर कंडीशंस यूजिंग अ वाटरशेड अप्रोच हैज टेकन ए ज्योग्राफिकल डायमेंशन। जब टोपोग्राफी को इंक्लूड करें और एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया है डिफरेंट लेवल्स पे, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अब तो ये ग्लोबल लेवल पे शुरू हो रहा है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिससे अब तो ये ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल
सैटेलाइट लेवल पे किस तरह से कंट्रोल करके इसको हम एक एक एरिया का वाटरशेड डेवलपमेंट को शुरू करके ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंटल गोल्स अचीव कर सकें, दैट हैज बीन स्टार्टेड इन 2003। ये लैंग्वेजेस और से इन नोट्स से आप पॉइंट्स नोट कीजिए। ये सारे पॉइंट्स, सारे डाटास आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट ये हो गया सारी चीजों को, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, शेप्स हैं, उनको अगर हम इंटीग्रेट करें, the process of integrated water management is monitoring, evaluating and adapting, identifying the problem, understanding the co-benefits, identifying appropriate tools, developing a stakeholders centric strategy। इतने stakeholders, हर एक watershed management के stakeholders होने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, छोटे से लेकर के बड़ा तक, उस एरिया में जितना भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स होने चाहिए उस वाटरशेड मैनेजमेंट पे। एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। ये थ्री मेजर फैक्टर्स हैं एक वाटरशेड मैनेजमेंट के, जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इनमें जो एनवायरनमेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, एक्वेटिक हैबिटेट, जियोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। इन सोसाइटी में ड्रिंकिंग वाटर, फ्लड रिस्क अवॉइड कीजिए, रिक्रिएशनल कंडीशंस डेवलप कीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंड यूज। देन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर, transformations, then forestry, and then टूरिज्म। ये वेज है, ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन। जितना ज्यादा उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा, उतना ज्यादा लोगों के आने जाने की सुविधा होगी, उतनी इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बनाकर बनाए तो एक बहुत अच्छा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया जा सकता है। Now, these are the different methods of integrated watershed development in India जो चल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो डिफरेंट एरियाज हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो इस तरह के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बना करके इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ऑल वे डेवलपमेंट के लिए, चारों जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम 2019 to 10। सो अगेन स्टूडेंट्स, इसमें हर एक लाइन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोग्राम इज सेकंड लार्जेस्ट वाटरशेड प्रोग्राम इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है इंडिया का, जो चाइना के बाद वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। देन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आउटकम्स ऑफ IWMP आर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, रीजनरेशन, नेचुरल वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, एनाबलिंग मल्टी क्रॉपिंग। एंड मल्टी क्रॉपिंग हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जब बहुत पानी हो रहा है तो धान की तरह का फसल उगाइए जिसमें बहुत पानी चाहिए, जब पानी कम है तो दालों को उगाइए, सीरियल्स को उगाइए, मेज उगाइए, बहुत सारे। तो इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज विच हेल्प टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स टू द पीपल रिसाइडिंग इन वाटरशेड एरिया। तो उस वाटरशेड एरिया में ये डिफरेंट प्रोग्राम्स अपना करके, एक्वायर करके, वाटरशेड एक एक एरिया का फुल फ्लेजेड मल्टी साइडेड डेवलपमेंट डिसाइड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, PMKSY, so OFWM, that is on farm water management, these are the specific प्लानिंग्स, खास योजनाएं हैं जिनकी सहायता से उस पर्टिकुलर एरियाज को डेवलप करने की प्लानिंग की गई है। हरियाली is a watershed project sponsored by central government, aims at enabling rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation.
हरियाली नाम से ही समझ में आ रहा है, हरियाली जहाँ डेवलप किया जाए, और हरियाली तभी होगी जब जिसको एफॉरेस्टेशन मतलब वन को फिर से बसाया जाए, वनों को। प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। देन नीरू मीरू योजना है, पानी आए, वाटर एंड यू। हम पानी को हम और आप मिल करके पानी के साथ कैसे सर्वांगीण विकास करें। दैट इज द नीरू मीरू प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। देन अरवरी पानी परिषद, ये अलवर में जो अरवरी रिवर है वहां का जो पानी है उससे कैसे उस एरिया को मैनेज किया जाए, दैट इज अरवरी पानी परिषद योजना। सो लाइक इसके लिए परकोलेशन टैंक्स बनाना, डग आउट पॉइंट्स, जोहर्स बनाना, चेक डैम्स बनाना, ये systems we have already seen during when we were doing the rainwater harvesting. Now Tamil Nadu has made water harvesting structures in houses compulsory. सरकार ने काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर शेड्स बनाए जाएं। वाटर शेड वो एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया वाटर शेड, ये हम शुरू में ही हमको बताना चाहिए था कि वाटर शेड है क्या, जहाँ पानी बह रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो पानी का बहाव है, या जो जो पानी का एक जैसे कैटल शेड होता है वैसे वाटर शेड, एक पर्टिकुलर एरिया में पानी की क्या कवरिंग है, कितना पानी कैसे कवर करता है, वो एक वाटर शेड हो गया। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर शेड मैनेजमेंट आर size and shape, topography, soils, relief, participation, amount and intensity of rainfall. These are the factors that affect uh, the development, the quality, the implementation, the success of any particular watershed of a particular area. फिर हो गया क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हो गया वाटरशेड कैरेक्टर्स में, साइड शेप हो गया, टोपोग्राफी हो गई, टोपोग्राफी का मतलब एरिया कैसा है, हिली है, स्लोपी है, सरफेस वाला है, पानी ज्यादा है कम है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होगा। फिर सॉइल, सॉइल वहाँ का किस तरह की सॉइल की क्वालिटी है, ब्लैक सॉइल है, ग्रे सॉइल है, रेड सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स का डिफरेंट तरीकों से मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से रिलीफ मेजरमेंट्स, उस एरिया में किस किस तरह के रिलीफ मेजरमेंट्स की, उस वाटरशेड एरिया में किस तरह के रिलीफ्स की जरूरत है, जो पार्टिसिपेटिंग उस वाटरशेड के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कम्युनिटी जो है, उनको क्या क्या रिलीफ चाहिए, खाना, कपड़ा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मैं बहुत सारी अंधविश्वासों से मुक्ति, तो ये सारे रिलीफ मेजर्स हो गए। क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेसिपिटेशन कैसा है, किस तरह का रेनफॉल का कंडीशंस, कब ज्यादा है कब कम है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा। अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। देन वेजिटेटिव कवर, बहुत ज्यादा घना वेजिटेटिव कवर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो वेजिटेटिव कवर को अच्छा होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि ना बहुत पतला हो वेजिटेटिव कवर जो प्लांट्स एंड फॉरेस्टेशन है, ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, तो बहुत अच्छा फॉर अ गुड वाटरशेड मैनेजमेंट। देन पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये हमने पहले भी कहा, सबसे बड़ा किसी वाटरशेड मैनेजमेंट का की टू सक्सेस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। कैसे वहाँ का वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किसी एक जगह का डिपेंड करता है, वहाँ के पीपल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। एक फॉरेस्ट, पार्क, पूल, कुछ भी डेवलप कीजिए जो उस जगह के लिए जरूरी है, उनका अप्रोप्रिएशन, उनका मेंटेनेंस, उसके लिए वहाँ के पीपल्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। किसी विलेज का वाटरशेड डेवलपमेंट अगर करना है तो उसका मतलब उसकी मैप डेवलप होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, उसका एनवायरमेंटल साइंस डेवलप होना चाहिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होना चाहिए। ये सब अभी हम देख करके आ रहे हैं, तो ये अनदर फैक्टर हो गया। देन गवर्नमेंट एंड एनजीओ रोल, ये तो हम पूरा अभी देख करके आ रहे हैं किस किस तरह से गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है और क्या क्या प्रोग्राम्स चलने चाहिए। पर बिना गवर्नमेंट एंड एनजीओज का यूज इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार एनजीओज को ऑफलोड करती है
और एनजीओ लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, पीपल एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, पीपल को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस डेवलप करते हैं। तो एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, लिटरेटिंग रेट, इकोनॉमिक कंडीशंस, फंड अवेयरनेस, किस तरह से फंड रेज करें, किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके काम करें। So these are all the factors which affect uh, the development or the achieving goals and proper achieving of any particular watershed. Delineation of watershed can take place at different spatial scales. A large watershed may cover entire stream system. Within the watershed, there may be smaller watersheds. ये अभी हम देख करके आ रहे हैं कि डेंड्रिटिक सिस्टम में बड़े वाटरशेड्स होंगे, छोटे उनके अंदर सब वाटरशेड्स होंगे, मिनी वाटरशेड्स होंगे, मिली वाटरशेड्स होंगे, और इस तरह से ये सारे मिल करके encompass all land that drains water into rivers that drain into bay or sea or ocean. तो एक वाटरशेड का डेवलपमेंट का मतलब हुआ उस पूरे वाटरशेड एरिया का ड्रेनेज सिस्टम जहां जा रहा है, इस तरह के कई वाटरशेड्स को बनाए, और इस तरह से अल्टीमेटली दीज बेसिन्स आ जाते हैं जो सीधे जा करके अल्टीमेटली सी या ओशियन में मिलते हैं। नाउ दीज आर अगेन द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इनको ये ऑल दीज ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशंस। सो जस्ट गो ऑन, इसको आपको रटना है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट एज अ होल, अगर हम की पॉइंट्स देखें नट शेल में वाटरशेड मैनेजमेंट को, it controls pollution, it helps to control pollution of water and other natural resources, it identifies and regulates ecologically hazardous activities। पहचानिए उस watershed में अगर कोई इकोलॉजिकली हैजार्डस एक्टिविटीज कर रहा है तो कैसे उसको हम कंट्रोल करें, कैसे उस पर अंकुश लगाएं, ये हमें करना होगा। वाटरशेड मैनेजमेंट प्लानिंग comprehensively identifies such activities and makes recommendations to properly address them so that their adverse impacts can be reduced। अगर कोई hazardous activities हो रहे हैं तो उनको रोका जाए। Enhances partnership among stakeholders, जो उस पर्टिकुलर वाटरशेड के स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके जो कम्युनिटी उस वाटरशेड में रह रही है, उनके बीच में तारतम्य बनाए, उनकी आपसी सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इट इज ऑल्सो एन एफिशिएंट वे टू प्रायोरिटाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इन टाइम्स व्हेन रिसोर्सेज में बी लिमिटेड। अगर एक प्रॉपरली ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए वाटरशेड मैनेजमेंट का, तो ऐसे एरियाज को भी बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली ग्रो किया जा सकता है जहाँ रिसोर्सेज कम है। इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए distributed fairly across society and creates opportunities for all। The basic concept, basic goal of sustainable development, सबों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं। Watershed management is key for sustainable and inclusive growth। For instance, in drought-prone, rain-fed areas, watershed management showed the potential of doubling the agricultural productivity। इसका best example है अन्ना हजारे का राले गांव, जो कभी बहुत ही ज्यादा वहां पानी और सूखे की स्थिति इतनी भयानक थी कि लोग घर छोड़ छोड़ कर शहरों में जा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। आज वो राले गांव एरिया सरप्लस वाटर वाला एरिया हो गया। उस गांव से अब आसपास के गांवों तक पानी प्रोवाइड कराया जाता है इरिगेशन के पर्पज से, और वो एरिया राले गांव अपने आप में एक समृद्ध गांव माना जाने लगा। Now, issues faced by watershed management programs, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं watershed management programs को implement करने में। Project related issues, बहुत सारे issues आ रहे हैं। Factors such as outdated approaches, poor project designing, inadequate or unsustained financial resources, very short time frames for project interventions, and lack of adequate understanding of linkages
between upland and lowland areas have contributed to underachievement of watershed management programs. लबोलुआब में वाटरशेड मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा उद्देश्य से बनाया हुआ प्रोग्राम है, पर अगर इसमें के जो फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स हैं, उनके बीच में अच्छा तारतम्य नहीं है, ऐसो इंटर रिलेशन नहीं है, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग पुअर है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, उनका फॉलो अप अच्छा नहीं है, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, अनएजुकेशन है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट को हैम्पर करती हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं होने देती हैं। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लेजिस्लेशंस, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। बोर्ड ब्रॉड एनवायरमेंटल पॉलिसीज को अब बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट छोटे छोटे लेवल पे, गांव के एरिया लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, तहसील के लेवल पे अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। लैक और इनएडिक्वेट नेशनल पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाए, सरकारों को भी अपना रोल अपना और बढ़ाना होगा, प्रिंसिपल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को सस्टेनेबली डेवलप करने के लिए। वीक इंस्टीट्यूशनल बेसिस, then self-help groups are not properly integrated into watershed programs. Nature of institutional base influences the sustainability of natural resources, ability to communities to diversify and access support from different programs. बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बेस इन्फ्लुएंस, इस तरह के इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे संस्थाएं बनाई जाएं जो जागरूकता पीपल को जागरूक करें, लोगों को बताएं उन प्रोग्राम्स के बारे में कि उनको क्यों उन उस प्रोग्राम को अपनाना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए, कैसे सब मिल करके विकास का को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजों में अभी बहुत कमी है। नॉन इंक्लूसिव ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट लैंड्स, inclusion of reserve forest land into watershed development plans and creation of entitlements over the forest produce is not yet a part of watershed programs. जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड्स को अच्छे से कंजर्व करें, इस पर अभी इसमें बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस भी हो रहे हैं। एवरीवन नोज कि फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में बहुत सारे अपना स्वार्थ, लोगों का स्वार्थ, कम्युनिटीज का स्वार्थ, इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलर ग्रुप बना करके हम अमीर हैं तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीबों को जो डिप्राइव्ड हैं उनको और डिप्राइव करते जा रहे हैं। तो ये सारी मेंटालिटीज वाटरशेड मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा विथेल्ड कर रही हैं, बहुत सारा ज्यादा लिमिट कर रही हैं। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट इज अ क्रिटिकल बॉटलनेक। तो इस तरह से सरकार के डिफरेंट ग्रुप्स को भी मिल करके काम करना होगा, तभी एक सर्वांगीण, जिसको कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, अचीव किया जा सकता है। नाउ वे फॉरवर्ड, और आगे क्या, एक पर्टिकुलर एम बनाए, एक गोल बनाए पर्टिकुलर एरिया का वाटरशेड के लिए, और इसमें अभी और क्या क्या गुंजाइश है। जिस ये 5 वेज यू कैन हेल्प, अभी ये 5 वे पहचाने गए हैं। रेन बैरल्स बनाए गए, ऑल रेसिडेंट्स जहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में है, जिस कंट्री में है, जिस स्टेट में है, सब मिल करके वाटर शेड के लिए काम करें। क्लीन अप ट्रैश यू फाइंड द रोड्स, जहाँ छोटी छोटी जगहों से ध्यान शुरू करें, अपने अपने सड़कों पर ध्यान दें। मेक श्योर you use reusable bags and water bottles and not plastic ones, जो वातावरण के लिए नुकसानदेह चीजें हैं उनका यूज कम करें, बंद करें, और conserve energy and do your best to make our earth a better place to live in every step of way. ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिन पे अभी हमको बहुत काम करना है। बिल्ड लोकल पार्टनरशिप अवेयर इंडिविजुअल्स, डिटरमाइन प्रायोरिटीज फॉर एक्शन, इश्यूज दैट पोज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ, उनको पहचाने। ह्यूमन रिस्क हेल्थ के लिए क्या क्या बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करें, उनको रिड्यूस करें।
conduct educational programs, many ways to involve and educate public in watershed management programs, then effective implementation and follow-up of such programs, long-term monitoring of watershed resources and their response. So these are certain factors जिन पे ध्यान दिया जाए. अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है. काफी समय हो चुका वाटरशेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते, पर अभी तक बहुत पीछे हैं हम. इंडिया में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में तो खास तौर से इंडिया फिर भी काफी आगे है, बट नॉट एट ऑल इन सेटिस्फैक्ट्री लेवल. तो हमें बहुत सारे बैरियर्स को हटाने होंगे, बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे. वेरियस मेजर्स adopted under soil and water harvesting is vegetative barriers, building of contour bunds along contours for erosion, furrows, ridges, furrow ridge method of cultivation across the slope. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने देखा है किस तरह से क्यारी बना के, मेड़ बना के कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर इरिगेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट थ्रू ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मेथड्स, फव्वारे से खेती करना अभी के लिए बहुत ही एक नया तकनीक है, जिससे कि फव्वारे के रूप में इस तरह से वाटर पाइप से फव्वारे की तरह पानी का इरिगेशन किया जाए, या बैम्बू ड्रिप्स के थ्रू इरिगेशन करके प्लांट्स उगाए जाएं. ये सारे मेथड से पानी बचा करके रिसोर्सेज को कम ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए, कम से कम वेस्टेज करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत है. प्लांटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल कंटूर स्पीसीज ऑन बंड्स. बंड्स के पास जहाँ कम पानी है, जो भी बंड्स बनाए जा रहे हैं, बांध छोटे छोटे बनते हैं चेक डैम्स वगैरह के आसपास जो कंटूर बंड्स हैं, वहां पे ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि ऐसे स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाए जो उस पानी के लिए यूजफुल हैं. जहाँ पानी ज्यादा है वहाँ यूकेलिप्टस की खेती कर सकते हैं. हालांकि यूकेलिप्टस अभी आज के दिन में सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट डैमेज करने वाला प्लांट आइडेंटिफाई किया गया है, पर फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पानी को ट्रांसपायर करके लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा सॉइल को भी डैमेज करता है यूकेलिप्टस, और इसके लीव्स सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं. ट्रांसपिरेशन का मतलब नीचे से पानी सोख करके हवा में वाष्पीकृत कर देते हैं. तो इसका नुकसान है कि नीचे ग्राउंड वाटर कम करता है. फायदा है कि अगर वहाँ बारिश कम होती है तो ट्रांसपिरेशन से पानी हवा में जाएगा, इवापोरेशन होगा, तो वहाँ बारिश बढ़ सकता है. तो इस तरह के प्लांट्स लगाए गए. नाउ in the last, some specific terms that related to watershed and its management are watershed. ये हम देख चुके हैं watershed क्या है. Catchment area, large area of watershed. Watershed is runoff to small streams and channel. Catchment area, then basin includes catchment and watershed areas, very large, like Ganga River with basins including Ram Ganga, Kosi, Gandak, etc. देन कम्स द ड्रेनेज लाइन. अब ये पॉइंट्स को आप अपनी डेफिनेशंस की तरह लीजिए और ये सब को रट करके, ये एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ड्रेनेज लाइन इज द स्ट्रीम दैट कैरी वाटर फ्रॉम रन ऑफ. वो जो एरियाज में जिस लाइन के थ्रू स्ट्रीम्स, पतले पतले जो एरियाज हैं, दीज आर द स्ट्रीम्स जहाँ से पानी आता है, रन ऑफ पानी को पकड़ता है, वो ड्रेनेज लाइन हो गया. रिज लाइन, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ वाटरशेड. ये सबसे ऊपर जो एरिया है, दिस इज द टॉप मोस्ट एरिया. ये रिज लाइन हो गया, ये ड्रेनेज लाइन हो गया. कंटूर लाइन, परपेंडिकुलर टू स्लोप. ये जो स्लोप आ रहा है इससे पर्टिकुलर 90 डिग्री के लेवल पे पानी, जो लाइन के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिज लाइन. देन कंटूर लाइन, कंटूर लाइन वो होता है 90 डिग्री. कंटूर बंड, मीटिंग पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन. एक एलिवेशन पे जितने मीटिंग पॉइंट्स हैं वो एक साथ मिलकर के कंटूर बंड बनाते हैं. देन ड्रेनेज डिवाइड, दिस इज द बाउंड्री ऑफ, ये पूरा एक बाउंड्री हो गया. दिस इज द ड्रेनेज डिवाइड और द बाउंड्री ऑफ watershed area. Then then some more terms I could not write.
बट मैं इसको रीड कर रही हूँ। आप मुझे स्टॉप करके, या मैं बहुत स्लोली पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इसको आप लिख ले सकती हैं। These are a number of points which can be useful or which can be asked during your objective questions. Time of concentration. If soil is saturated, runoff water start. तो वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, अब हम एक स्लाइड और इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं, that is time of concentration. This is the time. इसको आपको, ये किसी एक वाटर शेड एरिया में पानी कितनी देर में कंसंट्रेशन लेवल पर पहुंच जाता है, उसके बाद पानी फिर वहां आपने हार्वेस्टिंग की है, पर वो कंसंट्रेट हो चुका है, वहां के हार्वेस्टिंग का लेवल पहुंच चुका है पीक पे, और फिर से और रन ऑफ पानी आने लग गया, तो इसको फिर से कहाँ हार्वेस्ट करके स्टोर किया जाए, दैट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, दैट विल बी द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। रन ऑफ होगा तो पास के ड्रेनेज में जाएंगे, और इस तरह से बहुत सारे चैनल्स बन जाएंगे। इन चैनल्स से पानी को एक जगह पे हार्वेस्ट कर सकें, तो दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर द फर्दर यूज। देन पीक रन ऑफ, दैट इज द सेम थिंग। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड पीक रन ऑफ आर द रिलेटिव टर्म्स। कब तक पीक पर पहुंच जाता है, और उससे उसके बाद मैक्सिमम रन ऑफ एट आउटलेट व्हेन ऑल एरिया विल कंट्रीब्यूट। जब सारे एरिया कंट्रीब्यूट करेंगे, बारिश पीक पे जब होता है, तो मैक्सिमम एरिया से पानी रन ऑफ होने लग जाता है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड एज पीक रन ऑफ एरिया। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेनफॉल ड्यूरेशन। देन वाटर ईल, वाटर प्रोडक्शन, वाटर ईल एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी हम जमा कर पा रहे हैं, दैट इज द वाटर ईल ऑफ दैट टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वॉल्यूम इन दैट एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको कैलकुलेट करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में कितना पानी बरसा। देन सेडिमेंटेशन ईल, स्मॉल स्टोर्स, पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट्स, जो सेडिमेंट्स होते हैं बारिश के समय, सेडिमेंटेशन जो होता है, उस सेडिमेंटेशन को कैलकुलेट किया जाता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना होता है, वो सॉइल इरोशन के लिए, दिस हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द सॉइल इरोशन ऑफ दैट एरिया। So that sedimentation yield is another very important point. Then runoff coefficient. ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इतना कम से कम मैं एक एक लाइन में बता रही हूँ। रेशियो ऑफ पीक रन ऑफ रेट बाय रेनफॉल इन intensity. This is, it can be calculated as ratio of peak runoff rate divided by rainfall intensity। पर्टिकुलर एरिया का, अब इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो अभी हम नहीं देखने जा रहे हैं। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको हम बता रहे हैं। देन रन ऑफ प्लॉट्स, runoff water is collected, soil is measured, which is collected from the field from where the runoff is coming। कहाँ कहाँ से, किस किस एरिया से, किन किन प्लॉट से रन ऑफ आता है, उन सारे एरियाज को कलेक्ट करके कैलकुलेट करने के लिए, सॉइल इरोशन कैलकुलेट करने के लिए रन ऑफ प्लॉट्स को मेजर किया जाता है। देन प्रिंसिपल स्ट्रीम्स, वो सारे स्ट्रीम्स, मुख्य पॉइंट्स, ये लार्ज है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम एंड प्रिंसिपल स्ट्रीम्स दैट कैरीज टोटल डिस्चार्ज ऑफ दैट, total run of water of that area।
So these are certain important terms. So with this ends the today's topic. I think it has become enough long. इसके इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. कवर गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और स्टिल अगर आपको कुछ और आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. Do like, share, and subscribe the channel and press the bell icon to get notifications of upcoming videos.